IMF डील से मुताल्लिक अफवाहों और मफाद परस्तों ने डॉलर ऊपर चढ़ाया। हुकूमत के फारी एक्शन से पुरानी सतह पर वापस आया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर पहले 2.25 रुपए महंगा हुआ। कीमत 146.25 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कुछ ही देर में डॉलर का निर्ख 2.25 रुपए गिरकर फिर 144 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 141 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रही। रुपए की कदर को संभाला एक्सचेंज कंपनीज के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात ने दिया। बोस्तान खान के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि IMF ने रुपए की कदर कम करने का हुक्म नहीं दिया। हुकूमत को डॉलर बाहर ले जाने की हद 10,000 से कम करके 3,000 करने की तजवीज दे दी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मार्केट रेट से महंगा डॉलर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। एमएनएसटी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। स्कीम 30 जून तक लागू रहेगी। जायदाद FBR रेट पर 1.5 गुना टैक्स देकर क्लियर कराई जा सकेगी। बैरून मुल्क से 4% टैक्स देकर कानूनी बनाए जा सकेंगे। साबिका स्कीम में झूठ बोलने वालों को भी एक और मौका मिल गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, एमएनएसटी स्कीम के तहत असासे जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। बाज़ारे हिस्सेस भी संभल गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 406 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 34,291 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लंदन के नवाही इलाके सलावों में रूह परवर महफिल नात और इफ्तार डिनर का एहतमाम। मोहड़ा शरीफ के गद्दी नशीन डॉक्टर पीर शहजादा फजील अयाज कासिम की खुसूसी शिरकत। मुमताज समाजी शख्सियत इश्तियाक चौधरी के मरहूम वालिदैन के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट की इलेक्शन मुहिम जारी। रॉचडेल में MEP उम्मीदवार सज्जाद हैदर करीम के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। कम्युनिटी की कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात शरीक। दुबई में 30वीं एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन, सरमायाकार और दुनिया भर से IT माहिरीन की भरपूर शिरकत। रोजादारों के लिए इफ्तार डिनर का खुसूसी एहतमाम। सऊदी अरब के शहर रियाज में मुस्लिम लीग नून का इजलास। पार्टी कारकुन ओहदेदारों की शिरकत। नूरुल हसन तनवीर को इंटरनेशनल अफेयर्स का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने पर नून लीगी कारकुनों का इजहार मुसर्रत। दुबई शहर की तामीरात में इंफरादियत और खूबसूरती के लिए 3D टेक्नोलॉजी का तड़का। 2025 तक 25% इमारतें 3D प्रिंट से तैयार होगी।
पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की माहिर फूलपत्ती टीम हिस्पानवी दारुल हुकूमत मैड्रिड में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने में मसरूफ। पाकिस्तानी सकाफती रंग देखने के लिए कई ममालिक के सिफारतकार और बिजनेसमैन शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। IMF से हुकूमती डील और रुपए की कदर में गिरावट की अफवाहों से मुनाफाखोरों के तो वारे न्यारे हो गए। करेंसी मार्केट में बेचैनी का फायदा उठाते हुए मौका परस्तों ने ऐसा जादू चलाया कि सिर्फ 2 घंटों में रुपया घंटों के घुटनों के बल ही गिर पड़ा। और ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 महंगा होकर 146 रुपए 25 पैसे पर चला गया। रुपए की इस बेकदरी पर वजीर आजम इमरान खान भी खामोश न रहे। IMF से डील और रुपए की कदर में अफवाहों ने करेंसी मार्केट में बेचैनी पैदा कर दी। ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू होकर सिर्फ 2 घंटे में ही ₹2.25 महंगा होकर 144 रुपए से 146 रुपए 25 पैसे पर चला गया। डॉलर की इस ऊंची छलांग पर वजीर आजम इमरान मुतहर्रिक हुए। स्टेट बैंक ने भी नोटिस लिया। वजीर आजम से एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक समेत FIA, IB और FBR के सरबराह शरीक हुए। रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम फैसले किए गए। वजीर आजम ने मार्केट से जायद रेट पर डॉलर फरोख्त करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। गैर मुल्की करेंसी की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। स्टेट बैंक का मॉनिटरिंग यूनिट तरसीलात पर नजर रखेगा, जबकि FBR के एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग यूनिट बरामदात के लेटर ऑफ क्रेडिट पर नजर रखेगा। इसी तरह FIA मनी चेंजर्स और बैंक्स के फॉरेन करेंसी से मुताल्लिक हुक्काम के राबितों पर नजर रखेगी। वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक हुए तो ओपन मार्केट में डॉलर वापस अपनी औकात यानी 144 रुपए की सतह पर आ गया। सदर एक्सचेंज कंपनी मलिक बोस्तान ने बताया कि हुकूमत ने रुपए की कदर न गिराने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि डॉलर का रेट न बढ़े, क्योंकि उससे हुकूमत की इकनॉमी में भी कोई इजाफा नहीं होता बल्कि उसमें कमी वाक़ई होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि वो डॉलर का रेट बढ़े, उसको पूरी कोशिश होती है कि डॉलर का रेट कम रखा जाए ताकि हमारी महंगाई भी कम और इन्फ्लेशन भी कम। मलिक बोस्तान का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दिया जाएगा। वजीर आजम ने डॉलर को तो काबू में कर लिया है, लेकिन यहां पर एक सवाल ने जन्म लिया है कि क्या नाजायज मॉल और असासे बनाने वाले टैक्स नेट में आ पाएंगे। बिल्कुल, MNST स्कीम 2019 का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। स्कीम से फायदा उठाने वाले नैब और FBR की पहुंच से भी दूर रहेंगे। काला धन सफेद करने की हुकूमती ऑफर। MNST स्कीम 2019 का सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया। अगर आपने गैर कानूनी तरीके से माल बनाया है या कोई जायदाद छुपा रखी है तो जल्दी कीजिए। हुकूमती स्कीम से फायदा उठाते हुए अपने माल को पाक साफ कर लीजिए। MNST स्कीम 2019 से इस्तेफादा करने वालों को FBR और नैब हाथ नहीं लगा सकेगा। स्कीम के तहत बैरून मुल्क तमाम असासे और जायदादें 4% टैक्स अदा करके कानूनी बन सकती हैं, लेकिन सफेद कराया गया कैश पाकिस्तान के बैंक्स में मुंतकिल करना होगा। बसूरत दीगर 6% टैक्स वसूल किया जाएगा। माहिर माशियात कैसर बंगाली कहते हैं, काला धन पकड़ने की बजाय काला धन पैदा करने के जराए खत्म करना होंगे। ये पहली दफा एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जा रही है और हद जब भी दी जाती है तो इसी किस्म के उम्मीद का इजहार किया जाता है, लेकिन आज तक तो कोई स्कीम कामयाब नहीं। पैसे कितने जमा हुए ये एक अलग बात है, लेकिन काला धन काला ही रहा। और हर चंद साल के बाद अगर एमनेस्टी देनी है तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली एमनेस्टी स्कीम नाकाम थी, और अब जब पहली वाली स्कीम जिस वजह से नाकाम थी वो क्या वजूहात तब्दील हुए हैं कि ये वाली स्कीम कामयाब हो, तो मैं उसका तो कोई पता है नहीं। और अगर नहीं कोई तब्दीली हुई है ये स्कीम भी वैसे ही नाकाम होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। MNST स्कीम 2019 30 जून तक लागू रहेगी। और दूसरी जानिब साबिक सदर का कहना है कि PTI की MNST स्कीम में कुछ भी नया नहीं है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि गरीबों के जिस्म से और कितना खून निकालोगे, पहले लोगों को अमीर बनाएं फिर उनसे टैक्स लें।
दर्जनों केसेस, बार बार पेशियां, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कल दोबारा नैब तलबी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा, बिलावल उनका बेटा है, इसे भी अंगारों पर चलना होगा। अंगारों पे चलना है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमती टैक्स पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा, गरीबों के जिस्म से कितना खून निकालोगे, पहले लोगों को अमीर बनाए फिर उनसे टैक्स लें। नैब और इकोनॉमी साथ नहीं चल सकती। आपके पास 72 आया, उसने क्या कहा कि लोगों को पहले अमीर करो फिर टैक्स करो। आसिफ अली जरदारी ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इशारा दे दिया। कहते हैं हुकूमत को खौफ है, इसीलिए इतने ज्यादा केसेस बना रही है। रमजान के बाद इंशाल्लाह और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। इससे कबल जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 6 मुकदमात में उबूरी जमानतों में तौसी और 2 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, लगता है तलबियों और जमानतों का सैलाब आ रहा है। दूसरी तरफ पार्कलेन केस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने 17 मई को पेश न होने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो ने नैब को खत लिखकर आगाह कर दिया। नैब का एक और शिकार आजाद हो गया। 4 माह जेल भुगतने वाले अलीम खान को आज लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान ने पीटीआई रहनुमा को रिहाई पर मुबारकबाद दी है। 4 महीने किस बात में जेल में रखा? जिस दिन कोई जुर्म साबित हो जाता तो मुझे जरूर अंदर रखते। कोट लखपत जेल में पाबंद सलासल पीटीआई रहनुमा की लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा की रिहाई का परवाना जारी किया। रिहाई मिलते ही अलीम खान ने तोपों का रुख नैब की जानिब मोड़ लिया। कहते हैं 1 रुपए की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। कौम को कहना चाहता हूँ, अगर अलीम खान ने कोई इस मुल्क के खिलाफ आज तक 1 रुपए की भी करप्शन की हो, कभी मैंने इस मुल्क से कोई पैसा चोरी किया हो, कभी मैंने अपने इस मुल्क के साथ गद्दारी की हो, मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क से चोरी की हो तो इस मुल्क से गद्दारी के मुताबिक है। अलीम खान ने नैब की तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इल्जाम साबित नहीं हो सके तो उन्हें 4 माह क्यों जेल में रखा गया। 17 महीने में अगर शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि मुझे 4 महीने किस बात में जेल में रखा, और अगर ये शवाहिद जो है आप पहले इकट्ठे कर लेते, जिस दिन कोई जुर्म साबित हो जाता तो मुझे जरूर अंदर रखते। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने अलीम खान को आमदनी से जायद असासजात के इल्जाम में 6 फरवरी को गिरफ्तार किया था। नैब अभी तक अलीम खान का रेफरेंस अदालत में दायर नहीं कर सका। पुराना शिकार आजाद तो नैब ने नए शिकार की तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ, अकरम खान दुरानी, आगा सिराज दुरानी, शेर आजम समेत बड़े बड़े नामों के खिलाफ इंक्वायरियां खुल गई। नैब का ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। नैब ने करप्ट अनासिर के खिलाफ डंडा उठा लिया। अकरम दुरानी, शेर आजम समेत कई शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज खुल गई। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा इस्लामाबाद मजहरुल इस्लाम और साबिक डायरेक्टर तालीम फाटा फजल मन्नान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। मुलजिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। इजलास में साबिक रुकने सिंध असम्बली अली गुलाम निजामानी, रुकने सिंध असम्बली सईद खान निजामानी, साबिक डीजी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद सुहेल और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। विभागी वजीर मनसूबाबंदी खुसरू बख्तियार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात में इंक्वायरी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल थी, ताहम इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया जा सका। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ जिक्र उस ख्वाब का जो अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए दूसरी सियासी जमातों से ताउन मांग लिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नए सूबे के खद्दोखाल भी बयान कर दिया। तहरीक इंसाफ के पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो इसके लिए हमें दीगर जमातों का तावन दरकार है।
जनूबी पंजाब सूबा हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त जारी। शाह महमूद कुरैशी ने सियासी जमातों से ताउन मांग लिया। कहते हैं आर्टिकल 51 में तरमीम से जनूबी पंजाब सूबा हकीकत बनेगा। MLN के दोस्तों में भी बहुत सा तबका ऐसा है जो जनूबी पंजाब के हक में सोच रखता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं वो अपने पेश करदा माजी के बिल के उस कैद में वो फंसे हुए हैं। मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने सूबे की खतोखाल भी बताया। कहा सूबा मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन पर मुश्तमिल होगा, जिसका मरकज मुल्तान होगा। अलहदा असम्बली और हाईकोर्ट होगी। 120 नशिस्तें होंगी। सेनेट में भी नुमाइंदगी होगी। साउथ पंजाब मुहित होगा मुल्तान डिवीजन के अजला, बहावलपुर डिवीजन के अजला, डेरा गाजी खान डिवीजन के अजला पर। सेनेट की सीटें, अलहदा असेंबली की सीटों की तादाद आबादी की बेस पर, अलहदा हाईकोर्ट की तश्कील इंशाअल्लाह असेंबली मार्ज वजूद में आएगी, उसकी कुल सीटें होंगी 130। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एहसन इकबाल बोले, शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाना बंद करे। नून लीग बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबों के कयाम का बिल कौमी असम्बली में जमा करा चुकी है। रिकॉर्ड मौजूद है। PTI सिर्फ नकल की सियासत कर सकती है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के 100 दिन प्लान में जनूबी पंजाब सूबे का ऐलान किया था। हुकूमत वादे की तकमील की जानिब गामजन है, ताहम सियासी जमातों के ताउन के बगैर अलग सूबे का कयाम इतना आसान नहीं। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाले इलेक्शन में MEP के उम्मीदवार सज्जाद हैदर करीम की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रॉचडेल में उनके एजाज में अफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहवाल जानिए राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाले इलेक्शन में MEP के उम्मीदवार सज्जाद हैदर करीम की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उनके एजाज में रॉचडेल में पाकिस्तान प्रेस क्लब मैनचेस्टर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के साबिक वजीर चौधरी अली शान सोनी, मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मुसरत, अल्ताफ शाहिद सिद्धू और बशीर रिटवी समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि सज्जाद हैदर करीम की मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट की हैसियत से बहुत ज्यादा खिदमात हैं। उन्होंने मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट में बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए सज्जाद हैदर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सज्जाद करीम ने यूरोपियन पार्लियामेंट में तमाम मुसलमानों की बड़े अच्छे अंदाज में नुमाइंदगी की है, जिस पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी और बारीकी से इन्होंने हमेशा हमें रिप्रेजेंट किया यूरोपियन पार्लियामेंट में, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के लिए हर फोरम पे इन्होंने आवाज़ उठाई। ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने हर जगह पे मुस्लिम कंट्रीज के लिए आवाज़ उठाई। पिछले दिनों अवार्ड भी यूरोपियन पार्लियामेंट का इनको मिला, तो मेरे ख्याल से इनकी कारकर्दगी पे कोई जीरो टॉलरेंस शक नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी अपील है सब कम्युनिटी से कि उनको इस तरह भी इस दफ़ा भी भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि वो हमारी नुमाइंदगी यूरोपियन पार्लियामेंट और पूरी दुनिया में इसी तरीके से करते रहे जैसे वो पिछले 15 साल से बखूबी निभाते रहे। यहाँ का जो जमहूरी निज़ाम है वो यकीनन मैच्योर है, और मैंने यहाँ का जो लोकल इलेक्शन है वो भी देखा है, और अब चूँकि यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है वो भी देखा है कि लोग जो है वो इस जमहूरी प्रोसेस को बेहतर अंदाज में और ख़ूबसूरती के साथ लेके आगे चल रहे हैं। और ये लोकल इलेक्शन जो मेरे सामने हुए हैं, एक तो बड़ी बुर्दबारी के साथ, बर्दाश्त और तामल के साथ अपने अपने उम्मीदवारों को लोग सपोर्ट भी करते हैं, और उम्मीदवार भी उसी तामल के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैगाम जो है और ये तरीक़ाकार जो है ये पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी मुंतकिल होना चाहिए। वहाँ भी हम सब लोगों की ऐसी तरबियत, और हमें भी इतना सब्र ज़रूर आना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं 23 मई को, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें भारी अक्सरियत से, क्योंकि जब ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमारी आवाज़ को वहाँ पे जो है ना पावर के साथ बुलंद कर सकेंगे। Well, I'm particularly delighted today to be here in Rochdale, reaching out to my core support base, the British Pakistani community, who have supported me on a
steadfast basis for the last 15 years. We have rather unexpectedly now once again an opportunity to contest in the European Parliament elections. We were not expecting that this opportunity would come. It's very rare that any country gets a chance to reassess previous decisions that it has made. And therefore it is absolutely imperative for a number of reasons that the British Pakistani and Kashmiri communities come and fully engage and cast their votes on the 23rd of May. If the turnout is low, there is a very real danger that those parties that preach a language of division and hatred could well succeed. We must not allow that to happen. सज्जाद करीम का कहना था कि अगर उन्होंने इस इलेक्शन को इतना आसान लिया तो उनके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। ब्रेक्जिट पर बातचीत करते हुए सज्जाद करीम का कहना था कि 3 साल पहले रेफरेंडम पर जो ब्रेक्जिट का फैसला किया गया था, मैं कभी भी उस फैसले के हक में नहीं था। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोस्टेल। बरतानिया की मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर नजमा अली ने कहा है कि होम ऑफिस की जानिब से नई कारोबारी वीज़ा स्कीम से पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के शहरी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो 92 न्यूज़ के लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ यूके से बातचीत कर रही थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस में इमिग्रेशन की मारूफ सॉलिसिटर नजमा अली मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो इस वक्त इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो इंटरपोनर वीज़ा है उसको तब्दील कर दिया गया है इनोवेशन वीज़ा में, ये इससे जो है वो किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्या कहेंगे? यूके गवर्नमेंट ने जो है ना टू न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की हैं। सबसे पहले जो है स्टार्टअप वीज़ा है। स्टार्टअप वीज़ा जो है वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए इशू होता है, लेकिन इसके लिए कोई मिनिमम इनकम की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 2 इयर्स के बाद आप इनोवेटर वीज़ा में शिफ्ट कर सकते हैं। इनोवेटर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको £50,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योर वीज़ा में ये था कि आपको £200,000 इन्वेस्ट करने पड़ते थे और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आई थी कि उन्होंने जो है ना बिज़नेस प्लान में ये दिखाना पड़ता था कि ये जेन्युइन एंटरप्रेन्योर हैं और ये अपनी बिज़नेस को कैसे कंडक्ट करेंगे, उनके पास कैसा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब जो है ना ये दोनों वीज़े, जो स्टार्टअप वीज़ा है और जो इनोवेटिव वीज़ा जो है, एक सेपरेट इदारा इनको इन्वेस्टिगेट करता है और इनको अप्रूव करता है, तो उनको इंडोर्सिंग बॉडी के पास जाना पड़ता है। जो इस वीज़े की जो वजह क्या है, क्या गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्किल्ड पर्सन है उनको ज़्यादा लाना चाहती है, वजह क्या है? हाँ, ब्रेक्सिट की वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी परेशान है, तो इसलिए इन्होंने ये नया इनोवेटिव वीज़ा जो है ना इंट्रोड्यूस किया है। तो इनोवेटिव वीज़ा जो है एंटरप्रेन्योर वीज़ा से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले जो है आप एग्जिस्टिंग बिजनेस मसलन रेस्टोरेंट या शॉप की चला सकते थे और उसके ऊपर आप जो है ना एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे आ सकते हैं। अब जो ये नया वीज़ा है ये टेक पे फोकस है। लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके लिए जो है इसमें बेहतरी आई है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कॉमनवेल्थ कंट्री के लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहले £200,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप स्टार्टअप वीज़ा पे आते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, यू कैन कम जस्ट विद योर बिजनेस प्लान। अगर आप इनोवेटिव वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट £50,000 है। 3 साल के बाद आपको सेटलमेंट मिल जाएगी। तो आई थिंक पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि हम लोग काफ़ी जो है ना टेक सावी हैं, तो इसमें काफ़ी जो है ना फ़ायदा है लोगों के लिए, स्पेशली द मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट विच इज़ ओनली £50,000। अच्छा, जो वहाँ पे किसी के पास अच्छा आइडिया हो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया कहीं पर भी, तो वो यहाँ पर आके कहाँ सबसे पहले रब्ता क्या करे? वो सबसे पहले जो है किसी अच्छे वकील के साथ रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है ना इंडोर्समेंट बॉडी से अप्रूवल लेटर चाहिए। इसमें दो स्टेजेस है। सबसे पहले स्टेज ये है कि आप अपना बिजनेस प्लान लेकर इंडोर्सिंग बॉडी के पास जाते हैं, वो आपके बिज़नेस प्लान को इंडोर्स करते हैं। आपको जब इंडोर्समेंट लेटर मिलता है तो फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कि अगर किसी के पास नया स्टार्टअप वीज़ा नहीं है या किसी का ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश बिजनेस है, अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो उसके लिए क्या है, कोई रास्ता उसके लिए? हाँ, उसके लिए जो है काफ़ी एक पुराना वीज़ा है, उसका नाम है सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। तो अगर आपके पास इस्टेब्लिश कंपनी है पाकिस्तान में और आप यूके में ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं या सब्सिडरी खोलना चाहते हैं तो आप काफ़ी आसानी से खोल सकते हैं। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यूके में आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है और आपकी बिज़नेस का मेन फोकस ओवरसीज़ होगा और यूके में आप सिर्फ
ब्रांच खोलेंगे तो आपको पहले 3 साल के लिए वीज़ा मिलता है और 2 इयर्स के बाद एक्सटेंशन के बाद आप सेटल कर सकते हैं। इसकी भी जो है मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके पास जेन्युइन बिजनेस है पाकिस्तान में और आप जेन्युइनली यूके में एक ब्रांच प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और जो काफ़ी अमीर लोग हैं उनके लिए इन्वेस्टर वीज़ा है जिसमें आपको £2 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दुबई में 30वीं एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन, सरमायाकारों और IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार के इनेकाद के साथ अफ्तार डिनर का भी एहतमाम था। इसी पर देखेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसकी अफादियत को मद्देनजर रखते हुए दुबई में एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की 23वीं कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 100 के करीब इलाकाई और बैनुल अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की। सेमिनार का मिस्टर ब्रूस जोंग और मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अल अली की ज़ेरे निगरानी कामयाब इनेकाद किया गया। इस मौके पर एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर बिजनेस हब का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया, जिसकी मदद से मुस्तकबिल में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। एस्पायर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बानी और सदर डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों को आगाह किया। नाइन्टी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ब्लॉकचेन एक नई और तेजी से उभरती हुई इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में जिले लेवल पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमारी जैसे कि 30th इन्वेस्टमेंट समिट है, हमारा फोकस स्मार्ट सिटीज़ पर है। हम पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रहे हैं। ये उसके लिए हमने ऑलरेडी 29 समिट्स की हैं, ये हमारी 30वीं थी। और आगे जो जाके ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल जोन्स और 48 फ्लैग्स वेयर वी आर गैदरिंग 48 कंट्रीज अंडर वन अम्ब्रेला। सो इट्स ऑल एक्टिविटीज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसाइकलिंग, लॉजिस्टिक्स। सो इट्स अ concept about smart city to bring a full smart city under one umbrella. सेमिनार में आलमी कंपनियों के शरीक नुमाइंदों का कहना था कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके बहुत खुशी हुई है और आने वाला दौर यही है जिसमें दुबई सबसे आगे है। As you're the board members, 48 Flags company, I'm so happy to be there as your investor, as your board member, as your organizer as well. So once I joined the 48 Flag company, I would like to introduce Kotra, and one of my company we call a TNC. Token and Coins is located in Dubai, so they also support 48 Flag Summit and the conference. Blockchain technology, as we know that it is a very simple way of ignoring the mediator whom you are going to deal with. So this is what we mean in a simple way. This is a blockchain for us, and here in our country in UAE, actually, it's the demand. It is today's demand. So the demand here in UAE, as we said, it is the blockchain. So you can see nowadays all the summits, all the people here are looking to know what is exactly the meaning of blockchain. So you people also are coming here also to show us some of the technologies which can be a part from the blockchain.
AWI के टाइटल स्पॉन्सर ईबावा ग्रुप के CEO सुल्तान अहमद ने अपनी ब्रॉड किट के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी कंपनी ने TMPS के नाम से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है, जो इस वक्त 60 मुमालिक में लॉन्च किया जा चुका है। MD AWI इंजीनियर्स सबा राजपूत ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सुमिट के एहतताम पर इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ु की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी अहदेदारों के अलावा दीगर कारोबारी हजरात ने भी शिरकत की। तफसीलात तो मेहर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आला क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज और नूरुल हसन तनवीर को इंटरनेशनल अफेयर्स का जनरल सेक्रेटरी बनने पर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर शेख सईद अहमद का कहना था कि हम पार्टी के फैसले का खैर मकदम करते हैं और समझते हैं कि इस फैसले से पार्टी मजीद अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेगी। पहले तो मैं मुस्लिम लीग की क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में लेके आए हैं। मरियम नवाज़ को भी उन्होंने इन किया है सियासत में, और स्पेशली चौधरी नूरुल हसन तनवीर जो हमारे साथी हैं और हमसे गए हुए हैं, तो उनको उन्होंने जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स का बनाया। तो हम चौधरी नूरुल हसन तनवीर को, राना साहब को, मियाँ साहब की जो क़यादत है उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला किया। इससे मेरा ख़्याल है कि बेहतरी आएगी मुस्लिम लीग नून में और नौजवान क़यादत आ रही है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी मुस्लिम लीग को। इजलास में लीगी कारकुनान के अलावा कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से भी शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज समेत नूरुल हसन तनवीर की नामजदगी को सराहा गया। शुरका का कहना था कि बैरून मुमालिक मुकीम मुस्लिम लीग की कारकुनान मजीद मुस्तहकम होंगे। मुझे इंतहाई इत्मीनान और खुशी है कि आज से 20 साल कबल जो वर्कर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अलम बुलंद करके यहाँ पर जिन्होंने कम्युनिटी को मुत्तहद किया, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दानिशमंदाना क़यादत की तरफ से उनको इंटरनेशनल अफेयर्स का उनको ओहदा दिया गया है, जो कि हमारे लिए इंतहाई इत्मीनान का बाइस है और ख़ुशी का बाइस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग रियाद रीजन की तरफ से चौधरी नूरुल हसन तनवीर, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज साहब को मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में हम मुत्तहिद हैं। इजलास के आखिर में मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। दुबई अपनी जिद्दत पसंदी में मशहूर है। शहर की तामीरात में 3D टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिल रहा है। यहाँ 2025 तक 25% इमारतें 3D प्रिंट होंगी। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के मुताबिक 3D प्रिंटिंग से तामीराती सनत में काम करने वाली अफरादी कुव्वत में 70% और मजमूई तामीराती लागत में 90% तक कमी होगी। 3D प्रिंटिंग के जरिए तामीराती लागत में कमी से बेघर खानदानों को कम लागत पर घर फराहम किए जा सकेंगे। दुबई में पहली 3D प्रिंटिंग इमारत का इफ्तिताह 2016 में हुआ, जिसे ऑफिस ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है। इसके लिए एक 3D प्रिंटर टेक्नीशियन, 7 मजदूरों के अलावा 10 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल माहिरीन की खिदमत हासिल की गई थीं। दुबई की इस पहली 3D प्रिंटेड इमारत में रवायती तामीर के मुकाबले में 50% कम लागत आई थी और इसे सिर्फ 17 रोज में तैयार करके 2 रोज में एमिरेट्स टावर के साथ खड़ा किया गया। इसके बाद इमारत में दीगर खिदमात की फराहमी और अंदरूनी तज़ीनो आराइश में सिर्फ 3 माह का अरसा लगा। ट्रक आर्ट फूलपत्ती टीम पाकिस्तान की मोहब्बतों के रंग लिए इन दिनों स्पेन में है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कई ममालिक के सिफारतकार और बिजनेसमैन शरीक हुए। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में।
ट्रक आर्ट फूल पत्ती टीम पाकिस्तान के मोहब्बतों के रंग लिए आजकल स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में है, जहां उसने पाकिस्तान एम्बेसी की एक पुराने मॉडल की कार को ट्रक आर्ट के दिलकश रंगों से सजाकर बेमिसाल बना दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊपर ये भी लिख दिया कि न घबरा ए जालिम, हमारे पास आने से खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। फूल पत्ती टीम के माहिर आर्टिस्ट की महारत का कमाल देखकर वहां आई अहम शख्सियात, बिजनेसमैन और सफारतकार न सिर्फ अशश उठे बल्कि अपनी फैमिलीज की हमरा पाकिस्तान के दिलकश रंगों से सजी इस खूबसूरत कार के हमरा तस्वीर भी बनवाते रहे। इसी सिलसिले में सफारत खाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान हाउस में एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम भी कर रखा था, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी अशिया की नुमाइश और फूल पत्ती टीम का तारुफ करवाया गया। तकरीब में इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और अजरबैजान समेत कई ममालिक के एम्बेसडर्स या नुमाइंदे शरीक हुए। फूल पत्ती टीम की आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से तकरीब में मौजूद मेहमानों के नाम दिलकश रंगों से लिखकर बतौर तोहफा पेश किए, जो मेहमानों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस था। तकरीब से फूल पत्ती टीम के अली सुलेमान और सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर ने खिताब किया। उन्होंने ट्रक आर्ट की तारीख और फूल पत्ती टीम के काम के बारे में बताया। ट्रक आर्ट फूल पत्ती टीम दुनिया भर में जहां पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर की नुमाइंदगी कर रही है, वहीं रंगों की सफीर बनकर पाकिस्तान का मोहब्बतों और अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रही है। मगर इसको उर्दू में फूल पत्ती, पंजाबी में फूल बूटी कहते हैं, जो हमारी लोकल अपनी ज़बान है। तो इसके लिए हमारा जो मकसद था फूल पत्ती को प्रमोट करने का, ट्रक आर्ट को प्रमोट करने का, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना इंडिजीनियस आर्ट है। बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म है हमने सीखे हैं या हमारे पास आए गए हैं, या स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, वे बड़े बेहतरीन आर्ट फॉर्म है। मगर हमारा जो फूल पत्ती हमारा अपना देसी हमारी ज़मीन का आर्ट है, और इसी ज़मीन के आर्ट को लेके आज हम दुनिया के हर कोने पे चले गए। आज दुनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जो हम ना गए हों। फूल पत्ती टीम दुनिया भर में फूलों को तोहफा पेश कर रही है अपने रंगों की सूरत में। इससे ये एक फ़ायदा होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुल्क हमारे से दूर हैं वो भी करीब आते हैं, और पाकिस्तान के अवाम और जिस मुल्क में हम होते हैं उसके अवाम भी करीब होते रहते हैं। दोनों के कल्चर भी करीब होते हैं और दोनों की सोच भी करीब होती है, और इससे एक जब खूबसूरत रंगों में फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है तो और मोहब्बत बढ़ती है। ये मोहब्बत का पैगाम फूल पत्ती टीम दुनिया भर में फैला रही है। ये जो हमारा आर्ट है इसको लोग सीखें, इसको जानें, तो ये एक बहुत बेहतरीन अच्छा रोज़गार बन सकता है। अगर हम हुकूमत को चाहिए कि इसको ज़रा हुकूमती लेवल पे इसको सपोर्ट करे, तो जैसे ही ये पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं, तो आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये मैं अपना बेहतरीन रोज़गार कमा रहा हूँ, कि लोगों को भी इसका मैसेज जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, फूल पत्ती को लोग ज्वाइन करें, फूल पत्ती से लोग कॉन्टैक्ट करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूमात। ये हुनरमंद अफराद रंगों के सफीर बनकर मोहब्बतों का पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। इनका आर्ट अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। नाज़रीन, लेग स्पिनर शादाब खान मुकम्मल फिट हो गए। कौमी टीम को ज्वाइन करने के लिए कल इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। शादाब खान कहते हैं 4 अहम खिलाड़ी टीम में ना हो तो परफॉर्मेंस पर फर्क तो पड़ता है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शायकीन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तरफ का पत्ता करार दिए जाने वाले लेग स्पिनर शादाब सेहतयाब कौमी टीम के लिए दस्तयाब। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जमेरात को इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने बताया कि हेपेटाइटिस सी की निशानदेही पर परेशानी हुई थी, ताहम वो मुकम्मल फिट है और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पूरी तरह तैयार। उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था, लेकिन
मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो अल्लाह ताला हमारे लिए करते हैं कि वो हम बेहतरी के लिए करते हैं। शादाब खान ने कहा कि 4 अहम खिलाड़ी टीम में ना हो तो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। इंग्लैंड के खिलाफ बॉलर्स परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जैसे शेब भाई हैं, हफीज़ भाई है, हमें 3-4 आमिर भाई हैं, ऐसी सिचुएशन मिली है कि वो नहीं खेल रहे, तो मतलब आप 4 मेन प्लेयर आपकी टीम में ना खेल रहे हो तो मुश्किल तो होता है। थोड़े बॉलर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन वो जब भी क्लिक होंगे तो हम इंशाल्लाह मैचेस जीतना स्टार्ट कर देंगे। शादाब खान ने दंदान साज के औजारों से वायरस के शिकार होने की इत्तलात भी गलत करार दे दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।